हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ द्वारा आयोजित आज के केमिस्ट्री ई पाठशाला में द सॉलिड स्टेट के पार्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में वॉइड पर चर्चा किया था, जिसमें दो तरह के वॉइड पर हम लोग डिटेल किए थे। एक टेट्राहेड्रल वॉइड की बात हम की थे और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर बात किए थे। ये दोनों वॉइड आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और लास्ट क्लास में वॉइड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आपको हम डिस्प्ले किए थे और कहे थे कि इसे आप होमवर्क के रूप में आप इसको घर में कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बना हो तो देखिए आज मैं इसको पहले बता दूं, फिर हम सॉलिड के पार्ट 11 को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया जाए कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें एनायंस भी है जो अरेंज है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, और दूसरा हमारा केटाइन ए है जो ऑक्यूपाई कर रहा 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड के फॉर्म में और 50% जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के फॉर्म में। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी कंपाउंड का, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बताइए, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी फाइंड करना होगा। यदि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी हम दोनों फाइंड कर लें, उसका रेशियो ऑफ एटम, रेशियो ऑफ आयन फाइंड कर लिया जाए, तो हम उस कंपाउंड का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एनायन यदि मान लिया जाए n है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ केटाइन जो है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में और 50% ऑफ क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ओके, यानी 50% नंबर ऑफ एनायन। ओके, तो यदि नंबर ऑफ एनायन हम n मान लेते हैं तो अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल होता है कि जितने नंबर ऑफ स्फीयर होता है ना, प्रत्येक स्फीयर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड को जनरेट करता है। तो इस तरह से यदि नंबर ऑफ एनायन हमारा n है तो अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना हो जाएगा, 2n। और केटाइन का जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 50%, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, हाफ तो आपका 50% मतलब डिवाइडेड बाई 2। और यदि हम अवेलेबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें नंबर ऑफ एनायन बी का, तो हमारा n हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यदि हमारा नंबर ऑफ एनायन बी है तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी जितना नंबर n है तो उसका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी अवेलेबल n ही होगा। लेकिन हम केटाइन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, n/2, यानी अवेलेबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड केटाइन की बात हम करें तो कितना हो जाएगा, n/2। इस तरह टोटल नंबर ऑफ केटाइन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केटाइन की बात करें तो अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइड के फॉर्म में 2n/2 और अवेलेबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के फॉर्म में n/2। ओके, तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ ए हमारा हो जाएगा 2n/2 प्लस n/2 इज टू 1 n। ये n किसका है, बी का, बी ऑफ एनायन बी का। ओके, तो इस तरह टोटल हम सम करेंगे तो क्या निकलेगा, 3n/2। दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 3n/2 इज टू n। अब यदि इनको दोनों को डिवाइड करें यानी रेशियो करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 3n/2 इज टू n, n कैंसल, वी गेट द रेशियो ऑफ a इज टू b इक्वल टू 3 इज टू 2। ओके, यानी कि नंबर ऑफ केटाइन यदि 3 है तो नंबर ऑफ एनायन कितना होगा, 2 होगा। तो अब बताए इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, A3B2। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लिए और आप अपना आंसर भी मैच कर लिए होंगे। हो सकता है बहुत लोग का आंसर आपका ये आया हो, A3B2, और यदि नहीं आया हो तो आप इसके अनुसार सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। और भी क्वेश्चन वॉइड का बनाना हो तो आपके बुक्स में और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, नाउ सॉलिड के पार्ट 11 को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सॉलिड के पार्ट 11 में आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। बीच में एक टर्म आया था, हमने कहा था आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। स्टूडेंट, आपको तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल में स्फीयर होते हैं और उस स्फीयर का नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। सिंपल क्यूबिक में आप जानते हैं 1 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं और फेस सेंटर में 4 होता है। लेकिन एक बात स्टूडेंट ये है कि चाहे किसी भी तरह का क्यूबिक यूनिट सेल हो, क्लोज जब पैक्ड होगी उसके स्फीयर तो कुछ ना कुछ स्पेस क्या होगा, खाली रहेगा, क्योंकि हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं, एज एटम होते हैं, और जब एटम अरेंज होंगे तो कुछ ना कुछ जगह खाली रहना स्वाभाविक है। तो कितनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, दैट मीन्स कितना परसेंटेज जो है स्फीयर ऑक्यूपाई करेगा उस क्यूबिक यूनिट सेल में, उसको हम लोग को आज हम लोग को पढ़ना है, सीखना है
और फाइंड करना है कि डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल में उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट, पैकिंग एफिशिएंसी से पहले थोड़ा एक टर्म पर और बात कर ले, पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब स्टूडेंट रेशियो। रेशियो किसका? रेशियो दो चीज का, एक स्फीयर के द्वारा जितना ऑक्यूपाइड क्यूबिक यूनिट सेल में है और दूसरा क्यूबिक यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम में जितना स्फीयर ऑक्यूपाई है, यानी स्फीयर की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे एक बॉक्स में यदि कोई बॉल आप भरते हो तो बॉल जब भर जाएगा तो बॉल भरने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि पूरा बॉक्स भर गया, उस बॉक्स में तो काफी जगह खाली भी तो होगा। वो खाली जगह कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वहां पार्टिकल्स कितने अरेंज है और किस वे में अरेंज है, तो है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी स्फीयर के द्वारा जितना वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम जितना यूनिट सेल का है, इस रेशियो को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब रहा बात पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। यदि पैकिंग फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा उसकी पैकिंग परसेंटेज क्या है, यानी पैकिंग परसेंटेज को ही कहते हैं, क्लोज पैकिंग के परसेंटेज को ही कहते हैं, जो स्फीयर के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है उसे कहते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर इन अ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में जितने भी स्फीयर है उन सभी का टोटल वॉल्यूम पहले पता लगा लिया जाए, और यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होगा ये स्फीयर के द्वारा और ये यूनिट सेल का, यानी कि ये बॉक्स का टोटल वॉल्यूम और उस बॉक्स में जितने बॉल्स है, ये जितने स्फीयर है उसका टोटल वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर दें और 100 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो हम उस यूनिट सेल का हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, पैकिंग एफिशिएंसी से पहले हमें एक रिलेशन से ऊपर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिलेशन फाइंड किए किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड किया नहीं जा सकता। किसके बीच रिलेशन? एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर के बीच में। रेडियस का स्फीयर के रेडियस को हम यहाँ r मानेंगे और एज लेंथ को a मानेंगे। एज लेंथ तो आप जानते हैं स्टूडेंट, एक स्फीयर के कॉर्नर से दूसरे स्फीयर के कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है वो एज लेंथ कहलाता है, और हर एक स्फीयर का अपना एक रेडियस होगा, उस रेडियस को हमने r मान लिया। तो एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन यदि फाइंड कर ले तो हम आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का। तो चलिए हम सबसे पहले एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन फाइंड करके बताने जा रहे हैं सभी यूनिट सेल के लिए। पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए बताएंगे, फिर बॉडी सेंटर्ड के लिए बताएंगे और फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए बताएंगे। तो चलिए ये देखिए, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने है, जिसमें आप जानते हैं कि पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। स्फीयर कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 2 ही स्फीयर दिखाया गया है, कैलकुलेशन 2 ही स्फीयर दिखाने की जरूरत है। हालांकि ये सारे स्फीयर सभी कॉर्नर पे होते हैं और सभी कॉर्नर के स्फीयर एक दूसरे को टच करता है, सही है ना। तो बताइए, यदि हम इसका एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में सभी साइड का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। यदि इधर a है तो इधर भी a होगा और इधर भी a होगा, क्योंकि प्रत्येक साइड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। कैसा यूनिट सेल में? क्यूबिक यूनिट सेल में, ओके। और रेडियस ऑफ द स्फीयर, हम इस स्फीयर की रेडियस को कितना मान लिए? r मान लिए। तो स्टूडेंट क्या लिखें? कंसीडर ए क्यूब, मान लो एक क्यूब है जिसका एज लेंथ हमने कितना मान लिया? a। ये हमारा a क्या? हमारा एज लेंथ। इस कॉर्नर से, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस, या इस स्फीयर के सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एज लेंथ कहलाएगा, जिसे हम किसे क्या माने हैं? a माने हैं। रेडियस कितना मान रहे स्टूडेंट? r। तो बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी एज लेंथ जो होगा, ये रेडियस कितना? r है। ये रेडियस कितना? r है। तो r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। तो बताइए ऐसे क्यूबिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन मिलेगा? a इक्वल टू 2r। क्या मिलेगा रिलेशन हमें? a इक्वल टू 2r। तो याद रहेगा ना, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन होता है a इक्वल टू 2r। ओके, नाउ अब बात करने जा रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए बात याद रखेंगे स्टूडेंट, बॉडी सेंटर आपको पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स यानी स्फीयर जो होते हैं कॉर्नर के अलावे बॉडी के सेंटर पे होता है। बॉडी के सेंटर में जो स्फीयर होता है किसी भी अदर यूनिट सेल के स्फीयर के साथ एक कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं बॉडी के सेंटर पे टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितना होता है? 1 होता है, जो किसी से कंट्रीब्यूट नहीं करता।
इस फिगर को देख के आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि ये जो बॉडी सेंटर का जो स्क्वायर है, ये दो स्तर के साथ कांटेक्ट में है। दिख रहा है आपको? ये दो स्तर के साथ कांटेक्ट में है, वो भी डायगोनली। कैसा? डायगोनली। इस डायगोनल लेंथ को हम मान लिए यहाँ पर सी। सी क्या यहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या मान लिए हैं? सी मान लिए हैं। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एटम एट द सेंटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द अदर टू एटम डायगोनली प्लेस्ड। क्लियर? आगे इन ट्राइंगल EFD, अब यहाँ ट्राइंगल की सहायता लेंगे ताकि हम एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन फाइंड कर सके। तो जरा देखिए यहाँ ट्राइंगल कहाँ, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल EFD। ट्राइंगल EFD देखिए EFD, क्या ये ट्राइंगल है? हाँ है। तो ट्राइंगल EFD में हम पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये यदि इस साइड का स्क्वायर यदि कहा जाए कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर का साइड और इस स्क्वायर साइड को यदि हम सम कर दे तो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा FD स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस, बोलिए, ED स्क्वायर। EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इक्वल टू FD स्क्वायर, राइट? बताइए EF का वैल्यू कितना है? A। ED की वैल्यू भी कितना है? A। तो क्या होगा स्टूडेंट? और FD को हम क्या मान रहे हैं? B। इस डायगोनल लेंथ को क्या मान रहे हैं? B। इस साइड को क्या मान रहे हैं? B। तो बताइए B स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? 2A स्क्वायर। और इस तरह से B इक्वल टू क्या मिला हमें? √2A। क्या मिला? B इक्वल टू √2A। ये ट्राइंगल हम बात किसकी कर रहे थे? EFD की। अगला आप एक और ट्राइंगल पर ध्यान दीजिए, ट्राइंगल AFD। ट्राइंगल AFD, यदि इस ट्राइंगल AFD में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल लेंथ यानी ये जो साइड का जो स्क्वायर है, ये साइड का स्क्वायर कितना किसके बराबर होगा? तो दिस स्क्वायर AD स्क्वायर, दिस AD स्क्वायर प्लस, बोलिए, FD स्क्वायर। इस स्क्वायर का साइड और इस स्क्वायर साइड को यदि हम सम कर दे तो इस स्क्वायर के साइड के क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। दिस इज द AF स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यू पुट करें। AF की वैल्यू कितना हम देखें? C कंसिडर की है तो हम यहाँ पर C स्क्वायर लिख दिए। AD की वैल्यू कितना है? A है, और FD आप देख सकते हैं इसको हम क्या माने हैं? B माने हैं। तो बताओ क्या मिला? C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट अभी हम थोड़ी देर पहले इस ट्राइंगल को मानकर हम B की वैल्यू फाइंड किए थे, जो कितना मिला था? √2A। तो हम इस B की वैल्यू को इसके जगह हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो मिलेगा हमें रिजल्ट A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर कहाँ से आया? इस B की वैल्यू हमने पुट कर दिया, B का स्क्वायर हुआ तो रूट कैंसिल होगा, और ये हो गया हमारा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला? 3A स्क्वायर। और C इक्वल टू क्या मिला? तो C इक्वल टू मिला हमें √3A। C स्क्वायर का था वैल्यू, यदि C की बात करते तो कितना होगा? √3A। कितना मिलेगा हमें? √3A। तो चलिए C वैल्यू निकल गया। अब बताइए जो C हमने जो कंसिडर किया स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने सभी स्फीयर का रेडियस कितना मान रहे हैं? R। स्फीयर का रेडियस कितना है? R। यदि ये R है तो ये कितना होगा? 2R। ये कितना होगा? R। तो ये R, ये 2R और ये R, टोटल कितना हो जाएगा? R प्लस 2R प्लस R, दैट मीन्स 4R। तो इस तरह से हम C के जगह क्या लिख सकते हैं? बोलिए, 4R। और 4R इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4R इक्वल टू हो जाएगा √3A। क्या होगा? 4R इक्वल टू हो जाएगा √3A। ओके, तो बताइए स्टूडेंट A इक्वल टू क्या मिलेगा? तो A इक्वल टू मिलेगा हमें 4R/√3। कितना मिलेगा? A इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 4R/√3। तो ना क्या A इक्वल टू क्या मिलेगा? 4R/√3, या R इक्वल टू क्या मिलेगा? √3A/4। तो यदि कोई बॉडी सेंटर की भी स्ट्रक्चर है, यदि उसका एज लेंथ पता हो तो हम रेडियस पता लगा सकते हैं इस रिलेशन यूज करके, और यदि रेडियस पता हो तो एज लेंथ पता लगा सकते हैं इस तरह के बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था बॉडी सेंटर के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए? फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। देखिए, फेस सेंटर के यूनिट सेल के बारे में पता होगा स्टूडेंट की पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पे होता है। हम किसी एक फेस को हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका कॉर्नर के पार्टिकल और ये आपका कॉर्नर का पार्ट, ये फ्रंट कॉर्नर, ये बैक कॉर्नर। ओके, और ये हमारा कौन सा पार्टिकल है? इस फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल है, इस फेस पर। तो बताइए ये जो फेस का जो पार्टिकल है यानी एटम है, अदर 2 एटम के साथ टच कर रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखे? कंसिडर ए क्यूब। मान लिया एक क्यूब है जिसकी एज लेंथ कितना हम मान रहे हैं? A। और फेस डायगोनल, ये क्या कौन सा डायगोनल कहलाएगा? पहले वाला तो बॉडी डायगोनल था बॉडी सेंटर के लिए, लेकिन इसे क्या कहेंगे? फेस डायगोनल। कितना मान रहे हैं फेस डायगोनल स्टूडेंट? B। ओके, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ट्राइंगल कंसिडर करके। बताइए ABC एक ट्राइंगल है
बताओ इस ट्रायंगल ABC में दिस साइड का स्क्वायर, ये जो साइड का जो स्क्वायर होगा ये AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यदि हम AB स्क्वायर पुट करें तो कितना होगा, प्रत्येक एज लेंथ तो A है तो A स्क्वायर BC भी कितना होगा A स्क्वायर। तो इस तरह से B स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 2A स्क्वायर, या B इक्वल टू क्या मिला √2A। तो चलिए ये फेस डायगोनल लेंथ हमारा पता चल गया, कितना आया B इक्वल टू √2A। ओके, नाउ यदि R हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर है तो बताओ इस B की वैल्यू कितना होगा, सेम पहले जैसा R + 2R + R कितना हो गया 4R। तो हम इस B के जगह क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट 4R, और 4R इक्वल टू क्या मिलेगा √2A, या A इक्वल टू क्या मिलेगा तो 4R/√2 क्या मिलेगा, A इक्वल टू क्या मिलेगा 4R/√2 या 2√2R या फिर 2√2R। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द बोलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह हम बॉडी सेंटर्ड के लिए भी, सिंपल के लिए भी और बॉडी फेस सेंटर्ड के क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हम एज लेंथ और रिलेशन फाइंड कर लिए। रिमेंबर, आप इन सारे रिलेशन को याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही काम आता है, एक दो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछ देता है या और जगह भी फर्दर टॉपिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए A इक्वल टू 2R, BCC के लिए BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए A इक्वल टू 4R/√3 और FCC के लिए A इक्वल टू 2√2R। ये काम पहले करना होगा, तभी आप किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर के यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग रेडी हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी का हमने क्या रिलेशन बताया था स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, यही था ना। तो जब हमें यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर का, चाहे वो सिंपल हो, चाहे बॉडी सेंटर हो, चाहे फेस सेंटर हो, यदि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पता लगाना है तो हमें दो चीज पता लगाना पड़ेगा। पहला पता क्या लगाना पड़ेगा, कितने उसमें स्फीयर है और जितने स्फीयर उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा, और ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। यदि ये दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के क्लोज पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए स्टूडेंट अभी हमने एक रिलेशन फाइंड किया था A इक्वल टू 2R। ओके, उसका रैंक क्या होगा 1। रैंक मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ एटम, जो अच्छी तरह आपको पता होगा कि सिंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है 1 होता है। तो ये हमारा स्फीयर का नंबर कितना हो गया 1, इसका हमने रैंक क्या दिया 1। रैंक का मतलब नंबर ऑफ एटम। ओके, अब जरा बताइए स्टूडेंट वॉल्यूम किसी स्फीयर का क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं 4/4π। सॉरी स्टूडेंट पाई छूट गया है, आप यहाँ पाई खुद से लिखेंगे तो सिंबलाइज नहीं कर पाए, यहाँ पाई होगा 4/3πr3। क्या होगा 4/3πr3। ओके, और यहाँ भी पाई होगा स्टूडेंट। फ्रेंड्स पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा 4π/3 × r3, राइट। तो बताइए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर 4/3πr3 और यूनिट सेल का वॉल्यूम एज लेंथ कितना है A इक्वल टू 2R। यदि एज लेंथ 2R है तो वॉल्यूम कितना होगा AQ। हम जो यहाँ 8RQ लिखे, कैसे 8RQ लिख दिए बताइए, क्योंकि एज लेंथ आपका 2R है तो वॉल्यूम AQ होगा ना, और AQ मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 8RQ होगा ना। तो ये 8RQ किसकी वॉल्यूम है यूनिट सेल का, और ये 4/3πRQ किसका वॉल्यूम है बोलिए किसी एक स्फीयर का जो ऑक्यूपाइड स्फीयर है। तो इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, RQ तो कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 52.36%। कितना मिलेगा 52.36%। मैं बार फिर से रिपीट करूं कि यहाँ सिंबल में पाई छूट गया है, आप पाई खुद से लिखेंगे, पाई सिंबल यहाँ पर हमें नहीं मिला इसलिए हम 4/3RQ लिख दिए, पाई छूट गया। तो आप जब इसका राइट डाउन करोगे, नोट्स शेयर करोगे तो आप यहाँ पर पाई जरूर से जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए तो इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी हमें सिंपल क्यूबिक के लिए कितना मिला 52.36%। आप इसे चाहो तो 52.4% भी अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ओके, तो ये था सिंपल क्यूबिक के लिए। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। किसके लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए एज लेंथ का रिलेशन स्टूडेंट बताए थे 4R/√3। बोलिए 4R/√3। और बताइए उसका रैंक कितना होगा 2। रैंक 2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट,
रेंज 2 का मतलब है उसके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक स्फीयर की वॉल्यूम 50 स्प्रिंट, तो 2 स्फीयर का कितना होगा, क्योंकि 2 स्फीयर में होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे किए, 2 × 4/3 पाई r क्यूब, पाई छूट गया है, हम बार बार बोल रहे हैं, पाई आप खुद से लिख देंगे, तो 2 × 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ठीक है। आगे तो 2 × 4 पाई r क्यूब बाई 3 हो गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इस तरह निकल गया 2 स्फीयर की वॉल्यूम 8/3 पाई r क्यूब, 8/3 पाई r क्यूब। अब जरा बताइए, तो यूनिट सेल की वॉल्यूम कितना होगा, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा क्या, 3 टाइम कर दो a क्यूब, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा 4/√3r का होल क्यूब। बोलिए, ये एरलेन का रिलेशन है, a कितना आया था, 4r/√3, ठीक है, ओके। और 2 स्फीयर है तो 2 स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो एक स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये निकल गया टोटल स्फीयर की वॉल्यूम। अब रहा बात क्यूबिक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, यानी इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a = 4r/√3 को होल क्यूब करना होगा, तो हमने वही किया, 4r/√3 को होल क्यूब कर दिया। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इस सेल का वॉल्यूम पर रखिए, यूनिट सेल की वॉल्यूम से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिला, 2 × 4/3 पाई r क्यूब या 8/3 × पाई r क्यूब, पाई छूट गया, पाई लिखेंगे आप, और यहाँ क्या होगा 4r, बोलिए 4/√3r का होल क्यूब, r क्यू हमारा कैंसल आउट होगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 या 4 पॉइंट समथिंग, सॉरी 3.14 समथिंग। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो आपका रिजल्ट मिलेगा 68%। तो ये किसकी पैकिंग एफिशिएंसी में हमें मिला, बॉडी सेंटर का। कैलकुलेट कर पाएंगे आप, बिल्कुल बहुत सिंपल है, r क्यू कैंसिल करते हुए, वैल्यूज को पाई का वैल्यू पुट करते हुए 100 से मल्टीप्लाई और इस वैल्यू से डिवाइड करके आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना पता चला, 68%। अब बात करते हैं फेस सेंटर के लिए, किसके लिए, फेस सेंटर के लिए। फेस सेंटर में एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन जानते हैं स्टूडेंट, a = 2√2r होता है, कितना होता है, 2√2r, ओके, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फाइंड किए थे। अब फेस सेंटर का यदि रेंज की बात करें, नंबर ऑफ एटम की बात करें, तो कितनी होती है, 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बताइए, यदि एक स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4 स्फीयर की वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि एक फेस सेंटर में टोटल स्फीयर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब, पाई छूट गया, पाई लिखेंगे खुद से आप, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना यूनिट सेल का वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया, यानी a क्यू = 2√2 का r का होल क्यूब, और जब हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड है स्फीयर के द्वारा और यूनिट सेल का वॉल्यूम दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी में कितना मिलेगा, 74%, कितना, 74%, ओके स्टूडेंट। अब हमने तीनों यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर लिए, सिंपल का भी, बॉडी सेंटर का भी और फेस सेंटर का भी। अब आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे इन तीनों पैकिंग की एफिशिएंसी, सिंपल के लिए 52.36% या 52.4%, बीसीसी के लिए 68% और एफसीसी के लिए 74%। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए आप सारे नोट्स को राइट डाउन करेंगे, ठीक है, जो लिखा हुआ आपके डिस्प्ले, जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी आज की इस क्लास में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे रिलेशन जो आपको बताए, एज लेंथ और रेडियस में ये रिलेशन जरूर याद रखेंगे आप, जो रिलेशन ने फाइंड किया। सिंपल के लिए a = 2r, ओके, बॉडी सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए a और r में क्या रिलेशन है, a और r मतलब एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, और सबकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आ गया स्टूडेंट। अगले क्लास में लोग यूनिट सेल पे एक और डायमेंशन को कैलकुलेट करना सिखाएंगे, उसका नाम है डेंसिटी। क्या फ्रेंड है, क्या फाइंड करना सीखेंगे, डेंसिटी, कि किसी भी यूनिट सेल का हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, और इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम के। बोर्ड एग्जाम में इसे एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल लगभग पूछता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छा से समझेंगे, आप खुद से एक बार पढ़ के आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में दिखाने का मेरा मतलब एक ही रहता है कि आप पहले से थोड़ा उसको पढ़ के आओ, ताकि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज इस क्लास को ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है, घर में रहें, सेफ रहें और घर में रह के अच्छा से पढ़ाई करें, अपने समय का सदुपयोग करें। स्टे होम,
save life.